हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 के गणित विषय का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 किया था। उस प्रश्न संख्या 1 में जो 12 प्रश्न दिए थे, छोटे प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, उनकी हमने चर्चा की थी। जो प्रत्येक प्रश्न एक अंक का था, यानी 12 नंबर के प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देख लिया था। और हमने प्रश्न संख्या 2 पर भी चर्चा कर ली थी, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने संबंधी प्रश्न दिया गया था, जिसमें 6 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का था। यानी हमारे पास 6 अंक के प्रश्न और हल हो चुके थे, यानी हमने 18 नंबर के प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा करते हैं। जो भी प्रश्न संख्या 3 है, वो सभी प्रश्न है वो सारे के सारे एक अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। और हम उन प्रश्नों का हल देखते हैं, जो छोटे प्रश्नों के रूप में आते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न जिन्हें हम कहेंगे। और यहां हमारे पास जो प्रश्न है वो है, प्रश्न है हमारे पास में, देखो, साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है, जहां प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्न है। यहां देखते हैं हम कि ये पूछ रहा है कि साइन इनवर्स -√3/2, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान है, ये जो मुख्य मान है थीटा का, ये क्या होगा? मुख्य मान जो है ये क्या होगा? जो थीटा है वो क्या है? -π/2 से और +π/2 तक होता है। यानी जो मुख्य मान है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में लिखा हुआ है साइन इनवर्स -√3/2, और इसे आगे हल करते हैं हम। तो यहाँ हम माइनस बाहर ले सकते हैं, तो इसको लिख देंगे हम साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। यानी हम देखते हैं तो ये आ जाता है माइनस साइन, और यहाँ थीटा का मान कितना ले सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं π/3, यानी 60 डिग्री -π/3। यानी हमारे पास जो मुख्य मान आया है थीटा का, वो क्या है? -π/3 आया है। यानी साइन इनवर्स -√3/2 का जो मुख्य मान है -π/3 आया है। ऐसे प्रश्न हमें एक अंक के प्रश्नों में मिलेंगे जो 2.1 एक्सरसाइज से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न में दिया है हमें कि दो मैट्रिक्स दी है हमें, एक x + y और दूसरी है 2x - y हो, तो x का मान ज्ञात करो। हमें दिया है यदि x + y और हमें दिया है x + y और यह है 2 1 1 2, और दूसरी जो मैट्रिक्स है 2x - y और बराबर में है 1 2 और 2 1। अच्छा, ऐसे प्रश्न हम पहले एक लेक्चर में कर चुके हैं, जहां दो मैट्रिक्स हो और उनका योगफल दिया हो या उनका अंतर दिया हो, फिर उनसे कोई एक मैट्रिक्स निकालनी हो। जैसे हमने x + y और x - y दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, इन दो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करके हम x और y का मान निकाल लेते हैं। ऐसा प्रश्न हमने पहले एक जो मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक वीडियो बनाया था, उसमें प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ हमें x का मान पूछा है। क्या पूछा गया है? x का मान पूछा है, यानी y का मान यहां से हटाना है दोनों से। तो हम ये कहेंगे कि अगर y का मान हमें हटाना है, तो हम ये कह देते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स एक है x + y और दूसरी है 2x - y, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा? x + y और प्लस 2x - y, और इसके बाद में आगे आएगा 2 1 1 2 प्लस 1 2 2 1, ये आएगा। तो x + 2x का मतलब 3x हो गया, यानी 3x, और y प्लस का है और y माइनस का, यानी y हट गया है यहां से और हमारे पास 3x बच गया। आगे हम दो मैट्रिक्स है, हम इन दोनों मैट्रिक्स का योग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का अपन योग कर रहे हैं तो वो समान ऑर्डर की होनी चाहिए, तो दोनों समान ऑर्डर की हैं। दोनों का योग करते हैं तो संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, यानी a11 में, और इसका a12 है, इसके a12 में ऐड होगा, इसका a21 इस दूसरी मैट्रिक्स के a21 वाले एलिमेंट में, और a22 में ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं 2 और 1 कितना हो गया? 3,
और आगे चलते हैं, 1 और 2 3, और इसमें देखते हैं 1 और 2 3 और 2 और 1 3 हो गया। अब हम चर्चा करते हैं कि जो यहाँ 3x है, यहाँ से x का मान निकालना है, यानी 1/3 इधर मल्टीप्लाई में लेके आना है, तो यह आ जाएगा x बराबर 1/3, और यहाँ गया 3 3 और 3 3, ये देखिए। अब हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर आया 1/3 से हम प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में जो x का मान आएगा 1 1 1 और 1 आएगा, यानी ये एक मैट्रिक्स आएगी। इस जो प्रश्न दिया है, यहाँ जो प्रश्न दिया है, इसमें जो x का मान आएगा हमारे पास में वो आएगा 1 1 1 1, ये आएगा इसका सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में दिया है, यदि 3 बिंदु दिए हैं, हमारे पास में 3 बिंदु दिए, यदि बिंदु A m,-1, B है 2,1 तथा C है 4,5, सरेखे हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम देखते हैं। जब हमारे पास 3 बिंदु हैं तो हम पहले ये जानते हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम किसी सारणिक से निकालते हैं। तब सारणिक से कैसे निकालते हैं, अगर मान लो हमारे पास में x1 और y1, x2 y2 और x3 y3, अगर ये त्रिभुज के शीर्ष होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणिक के रूप में लिख देते हैं कि यहां लिख देते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 और 1, और इस सारणिक का मान निकाल लेते हैं। जो भी मान हमारे पास में आता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अगर मान लो तीनों बिंदु त्रिभुज के क्षेत्रफल हुए तो कुछ ना कुछ मान आएगा, यानी 3 बिंदु ऐसे हुए तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो ये एक ही रेखा पे हो गए, यानी सरेख हो गए। एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये सरेख हो गए। यानी इन बिंदुओं से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली सारणिक में अप्लाई करें तो हमारे पास में अगर कोई मान नहीं आता है, 0 आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों बिंदु सरेख हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि जो हम 3 बिंदु दिए हैं हमारे को कि m,-1, और दूसरा बिंदु दिया है 2,1, और तीसरा बिंदु है 4,5 है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से 0 आना चाहिए। तो हमारे पास ये कंडीशन दी है कि सरेखे हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 3 बिंदु सरेखे हैं, 3 बिंदु A m,-1 और जो B है 2,1, और तथा जो बिंदु C है वो है 4,5। ये अगर सरेखे हैं, क्या है, सरेखे हैं तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो सरेखे की जो कंडीशन है हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सारणिक का मान है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी x1 y1 1, और यहाँ x2 y2 और 1, फिर यहाँ x3 y3 और यहाँ 1, और बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हमारे पास जो बिंदु हैं इनका मान हम यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ रख देखते हैं। x1 का मान m है तो यहाँ रख देते हैं हम m, और x2 का मान है 2 तो यहाँ हम 2 रख देते हैं, और x3 का मान है 4 तो हम यहाँ 4 रख देते हैं। y1 का मान -1 है, और y2 का मान 1 है, और c का मान y3 का मान है हमारे पास में 5। ये हमने x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 से जो बिंदु के निर्देशांक थे ये हमने यहाँ रख लिए हैं। अब हम यहाँ 1 1 रख देते हैं, और इसके बाद में इसका मान हमारे पास में 0 आना चाहिए। ऐसी कंडीशन है तब हम ये कह रहे हैं कि सरेखे है। अब इस कंडीशन से हम इस सारणिक का मान निकाल लेते हैं। अगर हम m को बाहर रखते हैं तो हम ये करेंगे कि इस कॉलम को दबा देंगे और इस पंक्ति को दबा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का 5 आ जाएगा, और फिर माइनस का साइन, और इसके आगे माइनस का 1 है। अब जो सेकंड वाला कॉलम है इसे हम दबा देते हैं, और फर्स्ट वाली रो को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आ गया। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं +1, यानी जो तीसरा कॉलम है इसके ऊपर, और इसको दबा देते हैं तीसरे कॉलम को, और हम फर्स्ट वाली रो को दबा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और -4, और बराबर में हमारे पास में है 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये आ गया -4, तो यहाँ आ जाएगा -4m, और ये देखते हैं कि -2 आ गया, -2 और -1 पहले से, और माइनस तो यहाँ लगा हुआ है तो माइनस माइनस ये प्लस का हो गया और 2 आ गया, और यहाँ हम देखते हैं कि 10 - 4 यानी +6 बच गया, और बराबर में 0 आ गया। अब हम देखते हैं ये -2 और ये +6 है हमारे पास में, तो -4m, और ये आ गया +4 बराबर में 0। इसको और आगे हल करते हैं, तो -4m और ये -4 इस साइड में आ जाएगा, तो हमारे पास में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, यानी m का मान 1 आ गया।
m का मान क्या है हमारे पास में 1 आया। अगर m का मान यहाँ 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिए गए तीनों बिंदु सरेखे हैं। हमसे m का ही मान पूछा था, तो m का मान कितना आया, m का मान आया है 1 आया है, m का मान आया है 1। तो हमें जो m का मान चाहिए था वो मिला है 1। मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हमें दिया है, नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करें हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, एक दिया है फलन, यदि फलन f(x) बराबर sin 10x बटा x है और x नॉट इक्वल टू 0 है और x 0 पर संतत है, ये इसने खुद ने कहा है कि x बराबर 0 पर संतत है f(x), तो f(0) का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं कंटिन्यूटी के बारे में जरा सा आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं कि अगर हम कोई फलन संतत के ऊपर विचार करें कि जो कोई संतत होता है फलन, उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी ये होती है कि LHL निकालें और RHL निकालें, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट दाईं सीमा और बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालें और फलन का मान जिस बिंदु पर निकालें, जैसे कि यहाँ 0 पे निकालें तो f(0), इन तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी LHL और RHL का मान बराबर हो, तब हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट का मान, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) बराबर होना चाहिए किसके, f(0) के होगा। इसका मतलब यह है कि फलन संतत होगा तो उसकी जो सीमा है वो विद्यमान होगी और वो किसके बराबर होगी, f(0) के बराबर होगी। ये हम पहले से जानते हैं संतत फलन के बारे में। अब हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस f(x) की सीमा निकालेंगे, x बराबर 0 पर, x टेंड्स टू 0 पे जो लिमिट निकालेंगे वही f(0) का मान होगा, क्योंकि फलन पहले से हमें संतत दिया है तो जो लिमिट है वो बराबर होगी किसकी, f(0) के। तो अब हम चलते हैं आगे कि जो आपके पास दिया है इसके ऊपर हम क्या करेंगे। इसमें लिखते हैं, दिया है हमें, दिया है कि जो f(x) है वो है sin 10x बटा x और ये क्या है, x बराबर 0 पर संतत है, ये पहले से इसने कहा है। और यह कि x नॉट इक्वल टू भी 0 है, x का मान 0 भी नहीं है। तो हम जानते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर जो फंक्शन की वैल्यू है f(0) पर, ये बराबर होगी, ये इक्वल है, पहले से है हमारे पास, ये दिया है। इसका मतलब LHL और RHL बराबर है, इसका मतलब हम डायरेक्ट सीमा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 और यहाँ है f(x) और इसमें f(x) का मान रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) का मान है हमारे पास में sin 10x बटा में 10 है, सॉरी x है नीचे तो इसके नीचे आएगा x। अब हम इस सीमा की चर्चा करते हैं कि इसका मान क्या आएगा। देखो यहाँ x की जगह 0 रखते हैं तो sin 0 यानी 0, और नीचे 0 रखते हैं तो 0 आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है 0 बटा 0 की फॉर्म है, किसकी है, 0 बटा 0 की फॉर्म है। अब हम इसे आगे और हल करते हैं, अगर आगे हल करते हैं तो हमारे पास में आएगा, आगे हल करते हैं तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ है sin 10x, हम इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x और यहाँ इंटू में आ गया 10। हमने 10 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके विषय में जानते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड लिमिट का मान जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ साइन, यहाँ लिखा हुआ है sin x बटा x, तो इसका मान होता है 1। sin x अपॉन x है, x की ही लिमिट है, x टेंड्स टू 0, तो इसका मान होता है 1 स्टैंडर्ड मान। यानी साइन क्या कि जितना लिखा हो उतना ही नीचे हो, उसी की लिमिट हो x टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि उसका मान 1 हो गया। तो हमारे पास ऊपर साइन क्या कि 10x है, तो नीचे 10 की कमी थी इसलिए 10 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ 10 आ गया और आगे भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मान हम डायरेक्टली 1 रख सकते हैं। और आपके पास इसका मान क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 यानी 10 आ गया। ये किसका मान आया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान आया है, ये आया है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान आया 10। और यही मान हम ये कह रहे थे कि LHL RHL का मान f(0) के बराबर होता है। इसका मतलब आता है हम यहाँ कह देंगे कि f(0) का मान क्या होगा, f(0) का मान होगा हमारे पास में 10 होगा, f(0) का मान क्या होगा, 10 होगा। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो बोर्ड ने हमें दिया है बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है। अगला जो प्रश्न है वो हमें बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, जो डेरिवेटिव जो अवकलन है उसके अनुप्रयोग से प्रश्न आया है। और यहां लिखा है हमारे पास में
कि एफ एक्स का मान दिया है एफ एक्स बराबर 7 x की घात 2 माइनस 3 और यह है x ग्रेटर देन 0 पर एक वर्धमान फलन है। दिखाइए कि एक वर्धमान फलन है x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अगर कोई फलन को वर्धमान बताना हो तो हम ये कहेंगे कि f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और फॉर ऑल x जो भी आपके पास दिया है ग्रेटर देन 0 उसके लिए, यानी हम इसका पहले f डैश x ज्ञात करेंगे और f डैश x का मान हम दो बिंदु दिए हैं हमें, उनके ऊपर हमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 0 से बड़े मान आने चाहिए, पॉजिटिव में आने चाहिए। तो हम ये कह देंगे कि ये f x दिए गए बिंदुओं पर क्या है, वर्धमान है। तो अब हम यहाँ इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, यानी f डैश x निकालते हैं। f डैश x ज्ञात करेंगे तो 7 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, यानी ये 14x हो जाएगा और इसका अवकलन करते हैं तो 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये x ग्रेटर देन 0 के लिए हम चेक करते हैं। तो देखो f डैश x का मान अगर x ग्रेटर देन 0 है और अब हम यहाँ रखें 0 का 0 से बड़ा है, इसका मतलब 1 रखेंगे तो 14 आएगा, 2 रखेंगे तो 28 आएगा, ऐसे इसका मान प्लस में ही आ रहा है, यानी f डैश x बराबर 14x है, ये ग्रेटर देन 0 है किसके लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। अतः f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स x ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो हम कह सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी अतः f x बराबर 7x स्क्वायर माइनस 3 x ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान है, तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, अगला जो प्रश्न है देखो ये बहुत ही आसान और एक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है और इसके ऊपर है, ये है हमारे पास में कि दिया है एक वर्ग का समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1 है, तो ये एक ऐसे वर्ग का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या एक वर्ग एक इकाई है, यानी हम जो मूल बिंदु जिसका केंद्र हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं। यानी पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर में r स्क्वायर। ये एक ऐसे वर्ग का समीकरण है जिसके केंद्र के निर्देशांक h, k हैं, जिसका केंद्र क्या है, केंद्र तो है जिसका h, k है और h, k और जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 है। और इसे हम लिखेंगे वर्ग का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर लिख देंगे। अब हम ये कहेंगे h की जगह k की जगह 0 0 आ जाए तो इसका मतलब केंद्र उसका मूल बिंदु है, तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा और r स्क्वायर की जगह 1 आ जाए तो इसका मतलब त्रिज्या उसकी 1 है। तो अब हम ये कहेंगे ये है एक ऐसा वर्ग है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1 और ये एक ऐसा वर्ग है, ये है एक ऐसा वर्ग है जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या 1 इकाई है। यानी अब हम यहाँ वर्ग का चित्र बनाते हैं, ये हमने एक्स एक्स और ये हमने बनाया है वाई एक्स, एक हमने एक्स एक्स बना लिया है और एक हमने वाई एक्स बनाया है। मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए वर्ग का चित्र बनाते हैं हम, ये हमने एक वर्ग बनाया। अब हमारे पास ये एक चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है, यानी इन सभी जो 4 चतुर्थांश है उनका क्षेत्रफल समान होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो फर्स्ट चतुर्थांश है उसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है कि आप किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, तो ये हम देखते हैं इस भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 0,0 है और यहाँ हमारे पास जो बिंदु आएगा ये आएगा 1,0। 1,0 क्यों आएगा, 1,0 इसलिए आएगा कि यहाँ देखिए ये केंद्र है तो यहाँ पहली तक की दूरी त्रिज्या होती है, ये 1 है, x एक्स के ऊपर y का मान 0 होता है तो 1,0 आ गया। अगर हम यहाँ x के रूप में फंक्शन को लिखते हैं तो x की लिमिट रखेंगे तो x की लिमिट 0 से 1 तक है, यानी ये जो हमारे पास में वर्ग का समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1 है। अगर हम यहाँ y बराबर लिखें तो ये 1 माइनस x की घात 2 और ये वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास में। तो अब हम लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब जो एक चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल, यानी अभिष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल, और अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा उसकी सीमा होगी 0 से 1 होगी और यहाँ हम
जो फंक्शन लिखेंगे y के रूप में x की लिमिट रखी है 0 से 1, तो y बराबर रखेंगे हम वर्गमूल 1 माइनस x की घात 2 और ये dx आ गया। एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा था। तो ये एक समाकलन का यहाँ सूत्र होता है। समाकलन का सूत्र ये होता है कि देखो यहाँ हमारे पास है समाकलन और यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो इसका जो सूत्र होता है ये होगा कि x बटा 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसके आगे हम प्लस c और लगा देते हैं अगर यहाँ सीमा नहीं दी हुई है तो, यानी अनिश्चित समाकलन है तो। अब हमारे पास सीमा है तो c नहीं लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो निकालेंगे यानी इस सूत्र के हिसाब से इसे हल करते हैं। तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल x की जगह तो हमारे पास में x ही है, ये तो x ही रख देंगे हम, तो x बटा 2 और यहाँ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस x की घात 2 प्लस यहाँ रखेंगे 1 की जगह रखेंगे 1 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 बटा 2 आ गया, और यहाँ रख देंगे हम साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह x है और a की जगह 1 है तो x ही आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो इसकी सीमा है समाकलन के बाद में ये है 0 से 1 है, और इसे हम आगे हल करते हैं कि जहां इसी को यही हल कर लेते हैं। हम यहाँ हल करते हैं तो देखो हम यहाँ रखेंगे x की जगह जो रखेंगे वो ये है, पहले अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 रखते हैं। अगर x की जगह हम 1 रखेंगे तो ये तो 1 बटा 2 आ गया, और ये वर्गमूल 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी 1 माइनस 1 ये तो 0 आ गया। तो हम ये कहेंगे कि ये बड़ा कोष्टक लिखा हमने और 1 माइनस 1 0 आ गया। पहले ऊपर वाली लिमिट रख रहे हैं प्लस 1 बटा 2, 1 बटा 2 ऐसा कैसा। अब हम रख रहे हैं इसमें 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया हमारे पास में पाई बटा 2, तो इनटू में आ जाएगा हमारे पास में पाई बटा 2 आ गया। और ये हमने ऊपर वाली लिमिट रख दी, बीच में माइनस का चिन्ह। अब नीचे वाली लिमिट रखते हैं 0, तो अगर यहाँ x की जगह 0 रखते हैं ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसकी जगह हम 0 रख देते हैं। अब हम आगे रखेंगे 0, तो यहाँ देखते हैं कि साइन 0, इस 0 का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ रखेंगे हम प्लस ये आ गया साइन 0 का मान 0 ही होगा, तो ये हमारे पास आ गया 0। तो यानी ये जो टर्म्स है ये 0 हो गई, ये हमारे पास में आ गया पाई बाई 4 आ गया। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो आया, अभिष्ट क्षेत्रफल जो आया हमारे पास में पाई बाई 4, और क्षेत्रफल को लिखते हैं हम वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं वर्ग इकाई में लिखते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो आया ये आया हमारे पास में पाई बाई 4, और मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चर्चा